गुड इवनिंग सुंदरम, गुड इवनिंग। तो हम लोग नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने आपको नाइट्रोजन की प्रिपरेशन बता दी थी। अब आज आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। तो देखिए इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली इनर्ट होता है। N2 is chemically inert at room temperature. रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस कोई रिएक्शन किसी के भी साथ नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि why N2 is chemically inert at room temperature। बताइए, किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। ऑडियो ऑफ करिए। हाँ, why N2 is chemically inert at room temperature, क्या वजह हो सकती है? सुंदरम आप बताइए। सर इसकी बॉन्डिंग एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, यस, बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक N2 रिएक्शन नहीं करेगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए N2 हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करेगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, reaction with metals। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम नाइट्राइड फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, एल्कली मेटल है। ये N2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है लिथियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है Li3n। N की वैलेंसी 3 है और Li की वैलेंसी 1 होती है। ऐसे ही अगर हम लोग मैग्नीशियम लें, 3Mg प्लस N2, तो हीट करने पे बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2। ऐसे ही अगर हम लोग एल्युमिनियम लें, एल्युमिनियम मेटल, तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला होगा Aln। एल्युमिनियम की भी वैलेंसी 3 होती है, N की भी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा Aln। ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है। तो जो मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।
Have you note down this? ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सब लोग अटेम्प्ट करिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको हीट कर रहे हैं, तो हमें एक गैस मिल रही है X, और एक रेजिड्यू मिल रहा है Y। जब X को कैल्शियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो Z मिलता है। X, Y और Z आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। X is N2, Y Cr2O3 और Z क्या होगा, जल्दी बताइए स्नेहल। Ca3N2, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी लोग अटेम्प्ट करें। ये पिछले टर्म में रिएक्शन पढ़ाई थी, केमिकल वोल्केनो रिएक्शन थी। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट किया था। ओके सुंदरम, आपका भी सही है, गुड। तो मैंने आपको बताया था कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर वो डिहाइड्रेट हो जाता है, 4 मोल H2O के निकल जाते हैं, N2 गैस लिबरेट होती है और जो रेजिड्यू आता है उसका नाम होता है ग्रीन ऐश, Cr2O3 उसका फॉर्मूला होता है। तो आंसर इज X is N2, Y is Cr2O3, इसका नाम याद रखिएगा, ग्रीन ऐश इसको बोलते हैं, और Z हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा जैसे मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया Mg3N2, वैसे कैल्शियम बनाएगा Ca3N2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्राइड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। चलिए अब आप हेडिंग डालिए, नंबर 3 प्रॉपर्टी। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, अच्छा नाइट्राइड और नाइट्राइड में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई नाइट्राइड होता है NO2-, ये नाइट्राइट होता है, और नाइट्राइड होता है N3-। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि नाइट्राइट और नाइट्राइड में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। नाइट्राइड का फॉर्मूला NO2- होता है और नाइट्राइड का फॉर्मूला N3- होता है। और एक मैंने एजाइड बताया था पिछले टर्म पे, वो होता है N3-। ये एजाइड है। तो देखिए ये दोनों होमोफोन्स हैं, इसका भी नाम N3-, इसका भी नाम N3-, लेकिन ये है N3- और ये है N3-। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। चलिए देवांश बताइए, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? नो आइडिया। अग्नि CaC3 नहीं, इसका फॉर्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। एब्सोल्युटली राइट, CaC2। ठीक है, तो चलिए कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन को हीट करेंगे।
हीट क्यों करना पड़ रहा है? मैंने बताया था N2 की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था मेटल्स नाइट्राइड फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन बेटा हर मेटल रिएक्शन नहीं कर पाएगी नाइट्रोजन से। वही मेटल रिएक्शन कर पाती है नाइट्रोजन से जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, यही लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन कर पाती हैं। अगर आपसे कहा जाए कॉपर करेगा, नहीं करेगा, सिल्वर करेगा नाइट्रोजन से रिएक्शन, नहीं करेगा, आयरन करेगा, जिंक करेगा, नहीं करेगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्मेशन कर पाती है। तो इस बात को आप अपनी कॉपी में वहां पे ऐड कर लीजिएगा। मैंने लिखा था रिएक्शन विद मेटल्स, लेकिन वहां पे कंडीशन डाल दीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल शुड बी हाई। लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। मैं ऊपर लिख देता हूं बोर्ड पे, लेस रिएक्टिव मेटल्स फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, मर्करी, tin, iron, etc. do not react with नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, क्योंकि N2 की अपने में रिएक्टिविटी कम है, तो उसको जो जिसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाए। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं ये रिएक्शन बताता हूं। कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन, बच्चों इसमें बनता है CaCN2। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है CaCN2। इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। तो ध्यान रखिए CaCN2 का नाम होता है कैल्शियम साइनामाइड प्लस C, इसे कहते हैं कोक। अब ये जो मिक्सचर आपको मिला है CaCN2 और कोक का मिक्सचर, इस मिक्सचर को बच्चों कहते हैं नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम, और ये एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम साइनाइड और कोक का मिक्सचर होता है। और ये कैसे बनता है? जब हम कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं। तो अक्सर पूछ ले आता है कि नाइट्रोजन गैस को अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? आंसर, एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर जिसका नाम नाइट्रोलिम होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि क्या सोडियम मेटल रिएक्शन करेगी? नहीं, वो एक्सेप्शन है, यहां पे लिख लीजिए एक्सेप्शन। हालांकि ये बात मैं एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ाता हूं, लेकिन आपने पूछी है तो मैं चलो यहां बता देता हूं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, फिर भी ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती, इसका जवाब हम देंगे, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। लो रिएक्टिव मेटल के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको जवाब मिल गया।
नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये जो फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर करेगा क्या? चलो इसको देखते हैं कि ये फर्टिलाइजर करेगा क्या। अगर हम सॉइल में नाइट्रोलिन ऐड करेंगे, मिट्टी में नाइट्रोलिन ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे खेतों में, तो इससे कैसे फर्टिलिटी इंप्रूव होगी? चलो देखते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अगर मिट्टी में कैल्शियम साइनामाइड पड़ा है, नाइट्रोलिन के अंदर है कैल्शियम साइनामाइड, और पानी का छिड़काव किया तो कैल्शियम साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एक इससे इंपॉर्टेंट मिनरल बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और आप सब जानते हैं जैसे हमें मिनरल्स की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अमोनिया गैस भी लिबरेट होती है। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप खेतों में गए होंगे और वहां पे फर्टिलाइजर पड़ा है और पानी का छिड़काव हो रहा होता है, तो वहां पे बहुत एक बदबूदार गैस निकल रही होती है, काफी बदबू आती है उन खेतों में। तो वो जो बदबू आती है खेतों में, बैड स्मेल जो होती है, वो अमोनिया की होती है। अमोनिया की स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है और बहुत ही खराब स्मेल होती है। ठीक है, तो एक तरह से देखिए ये अमोनिया का प्रिपरेशन भी है। नोट कर लीजिए बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसको करिए सब लोग। उसमें बोला जा रहा है कि अमोनियम नाइट्राइड को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, एक्स मिल रहा है, एक्स को फिर कैल्शियम कार्बाइड के साथ हीट कर रहे हैं, वाई मिल रहा है। वाई की वाटर से रिएक्शन हो रही है, पी और क्यू मिल रहा है। पी को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, आर मिल रहा है, और एक गैस मिल रही है एस। एक्स वाई पी क्यू आर एस, ये सब बताना है आपको। थोड़ा सा मैंने बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इससे आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। यस, एकदम सही। वाई इज नाइट्रोलिन कैल्शियम साइनामाइड, सबने कर लिया होगा। ये अमोनियम नाइट्राइड हमने पढ़ाया था, इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, 2H2O निकल जाएगा, 4H और एक 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल गया, 2 N का मतलब 1 N2 मिला, X इज N2। यस, Q इज अमोनिया, एकदम सही देवांश। P इज कैल्शियम कार्बोनेट, एकदम सही, तो सब लोगों ने कर लिया। Y इज CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड, एकदम सही। और फिर कैल्शियम साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस हुई, P है CaCO3, Q है अमोनिया, R है लाइम यानी CaO, और S है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे सब जानते हैं CO2 निकलता है,
CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर CO2 दे देगा। तो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते, बस चीजें याद होनी चाहिए आपको। तो इसीलिए देखिए बीच बीच में क्वेश्चन करा देता हूं ताकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलिन की जो हाइड्रोलिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया प्रिपेयर होता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 रिएक्शन है, नंबर 4 प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जैसे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन, सब जानते हैं अमोनिया बनता है। यहाँ पे कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं। कौन से कैटलिस्ट होते हैं अभी बताएंगे। ये अमोनिया की प्रिपरेशन है, इसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं। O2 के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहां भी बच्चों टेम्परेचर बहुत हाई लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्योंकि N2 को जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू इतनी एनर्जी जनरेट की जाती है कि N2 और O2 के बॉन्ड टूट जाए और ये मिलके NO बना लें। NO का नेम मैंने बताया था, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नोट कर लीजिए। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन बच्चों फिनिश हो गया प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड कंपाउंड अमोनिया। तो चलिए हेडिंग डालिए सब लोग, अमोनिया। नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अमोनिया। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, इस पे काफी क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में नंबर 1 लैब मेथड। लैब में अमोनिया कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और स्लेग्ड लाइम, इन दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और हीट करते हैं। तो यहां पे बच्चों बन जाता है CaCl2 और क्या बनेगा 2NH4 2OH, यानी 2NH4OH। अब 2NH4OH इस हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और इससे हमें मिलेगा अमोनिया और H2O। ठीक है, जो NH4OH बना था उससे H और OH H2O निकल गया और अमोनिया बन गया। समझ में आया सबको बच्चों? बहुत आसान
आसान है, बस याद करना है, दिमाग में बैठाना है। स्लेट लाइम ध्यान रखिएगा, अमोनिया को लैब में प्रिपेयर करने के लिए स्लेट लाइम का यूज किया जाता है। स्लेट लाइम आपको याद रहा तो फिर NH4Cl तो आप अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर ही जाएगा कि CaOH ट्वाइस और NH4Cl, इससे बनता है CaCl2, अमोनिया और वाटर। अब एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे बन जाता है कि यहां पे जो अमोनिया मिली है वो ड्राई मिलेगी या मॉइस्ट मिलेगी। अमोनिया ऑब्टेन्ड इन द लैब मेथड इज ड्राई और मॉइस्ट। सुंदरम का जवाब है ड्राई। वाई? क्यों भाई? वाटर तो यहां पे दिख रहा है, ये अमोनिया को मॉइस्ट कर देगा। अब्दी, अविरल सभी लोग मॉइस्ट बोल रहे हैं। हाई टेम्परेचर, बेटा यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है कि वाटर इवेपोरेट हो जाए ना, यहाँ पे टेम्परेचर बच्चा 100 डिग्री से कम होता है और वाटर वेपराइज तब होगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो। तो ये तो कंडीशन नहीं है कि वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इतना हाई नहीं होता है। अच्छा, तो आपने चेंज कर दिया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो सभी बच्चों का गलत हो जाएगा अगर उनको एक बात ना पता हो, और वो बात ये है, लिख लीजिए, here obtained ammonia is dry because CaCl2 obtained is a good dehydrating agent। अमोनिया के साथ जो CaCl2 मिल रहा है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अमोनिया को मॉइस्ट नहीं होने देगा, अमोनिया में जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी पानी होगा वो सब खींच लेगा, क्योंकि CaCl2 एक इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और इसी CaCl2 को बनाने के लिए स्लेट लाइम लिया गया है। जैसे अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम MgOH ट्वाइस भी तो ले सकते हैं, बन जाएगा अमोनिया। आप MgOH ट्वाइस ले लीजिए, अमोनिया बन जाएगा। बस CaCl2 की जगह क्या मिलेगा? MgCl2। लेकिन MgCl2 उतना अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है जितना CaCl2 होता है, इसीलिए यहाँ पे स्लेट लाइम लिया गया है। समझ में आया सबको? यहाँ पे जो अमोनिया मिली है वो मॉइस्ट नहीं बल्कि ड्राई है, और उसकी वजह है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ उस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया कि भाई व्हाई स्लेट लाइम इज प्रेफर्ड इन द लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। रीजन है क्योंकि स्लेट लाइम लेंगे तो CaCl2 बनेगा और वो अमोनिया को मॉइस्ट नहीं होने देगा, ड्राई रखेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था अमोनिया की लैब मेथड। चलिए अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस ठीक है, सब जानते हैं हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
इनको 1:3 के रेशियो में लेते हैं और इससे अमोनिया मिलता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। उसकी वजह है इसका एक्सोथर्मिक नेचर, हीट रिलीज होती है और यही हीट अमोनिया को डिकम्पोज करके वापस N2 और H2 में कन्वर्ट कर देती है। टेम्परेचर यहां पे करीब रखा जाता है 770 केल्विन। तो ये अमोनिया की प्रिपरेशन है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट भी लिए जाते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों लिए गए कैटलिस्ट हैबर्स प्रोसेस में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, रिवर्स ना हो, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको क्या लगता है कि कैटलिस्ट केवल फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है? नो, कैटलिस्ट फॉरवर्ड का भी बढ़ाता है रेट और बैकवर्ड का भी रेट बढ़ाता है। कैटलिस्ट लेने से बस ये होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। यस, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है। कैटलिस्ट क्यों लिया गया, क्या फायदा होगा? हम लोग अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो अमोनिया की जो यील्ड है वो अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा नंबर ऑफ मोल बनने चाहिए अमोनिया के, ज्यादा अमाउंट बनना चाहिए। और ज्यादा अमोनिया का अमाउंट तब बनेगा, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ला शातेलिए प्रिंसिपल। जो केमिकल इक्विलिब्रियम में लगता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवरेबल एट बताइए लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? ला शातेलिए प्रिंसिपल के बारे में कुछ आइडिया? अच्छा, हाई टेम्परेचर गलत। हाँ, देवांश आपका आंसर सही है, लो टेम्परेचर, एग्जैक्टली लो टेम्परेचर। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो ला शातेलिए प्रिंसिपल होता है ये नलीफाइंग प्रिंसिपल होता है और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम कुछ भी करेंगे रिएक्शन उसका अपोजिट करेगी। ठीक है, तो अगर हमने हाई टेम्परेचर किया, अगर हमने हाई टेम्परेचर किया मतलब जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर को हमने गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये रिएक्शन उल्टा करेगी। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये टेम्परेचर घटाएगी और टेम्परेचर घटाने के लिए ये तुरंत भागेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी हम जो हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट कंज्यूम कर लेगी, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा भागेगी, तो उससे तो अमोनिया कम बनेगा। चलिए अब लो टेम्परेचर लेते हैं, यानी कंटेनर को फ्रीजर में रख देते हैं, ठंडा करते हैं। तो हम कंटेनर को ठंडा कर रहे हैं, हम यानी सराउंडिंग, रिएक्शन यानी सिस्टम। तो हम कंटेनर को ठंडा कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगी, उल्टा कंटेनर को गर्म करेगी। और कंटेनर तभी गर्म होगा जब हीट रिएक्शन रिलीज करेगी, और हीट जो रिलीज हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इससे होता क्या है, जैसे ही हम कंटेनर को ठंडा करना चालू करेंगे रिएक्शन तुरंत भागने लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में कम भागेगी और फॉरवर्ड में ज्यादा भागेगी, और तब तक हीट रिलीज करती रहेगी जब तक कंटेनर का टेम्परेचर वही ना आ जाए जो पहले था ठंडा करने से पहले। तो इस चक्कर में क्या होगा, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो जाएंगे, अमोनिया का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? आदित्य गुप्ता, सुंदरम,
समझ में आया? ठीक है, ओके। लो टेम्परेचर, चलिए इसके बाद प्रेशर। यस, प्रेशर होना चाहिए हाई। कुछ लोगों को लगता है कि 770 केल्विन बहुत हाई टेम्परेचर है। बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं। अगर इसमें से 273 घटा दोगे तो ये लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये केमिस्ट्री में कोई बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होता। 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, 2000 डिग्री, ये हाई टेम्परेचर माने जाते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कैटलिस्ट क्यों जरूरी है। प्रेशर पे भी आएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो N2 तभी रिएक्शन करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 2000 डिग्री, 2500 डिग्री, इतना हाई टेम्परेचर हो। क्योंकि हाइड्रोजन कोई हाईली रिएक्टिव कंपाउंड तो है नहीं भाई। अगर यहाँ पे कैल्शियम मेटल होती या मैग्नीशियम मेटल होती तो शायद 2000 डिग्री टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाइड्रोजन तो खुद नॉन मेटल है, ठीक है। कहते नहीं करेला वो भी नींद चढ़ा। एक तो N2 कम रिएक्टिव है, ऊपर से हाइड्रोजन भी कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमें बहुत हाई